हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हम यूपी टेट का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 104 तक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 105 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का जो योगफल है वो 60 है तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, उस पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं। ये दे रखा है कि यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। अब इसको हम ऑप्शन के द्वारा एलिमिनेट करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है कि संख्याओं का योगफल 60 है। एक बात बताइए कि अगर संख्या का योगफल 60 है तो वो संख्या खुद से बड़ी कैसे हो सकती है। मतलब 60 से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकती ना, कभी नहीं हो सकती। तो मतलब 60 और 72 ये तो कभी हो ही नहीं सकते। अगर एक संख्या 60 हो गई और एक संख्या 72 हो गई तो इनका योगफल 60 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास बच गया 12 और 24। ठीक है, तो चलिए अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या 12 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 12 हो जाएगी ना, क्योंकि दे रखा है ना क्वेश्चन में कि इन संख्याओं का जो योगफल है वो 60 है। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या अगर 12 ले लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 60 माइनस 12। 60 माइनस 12 जब आप करोगे कितना आएगा, 48। अब हमारे पास हो गया एक संख्या 12 हो गई और दूसरी संख्या 48 हो गई। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 हैं। इनका आप एचसीएफ निकालोगे, अगर महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो ये तो 12 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एलसीएम निकालते हो तो क्या 72 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 12 और 48 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, 4 3 12 और 12 चौको 48, फिर 3 से, 3 एकम 3 चौको 12, फिर 4 से, 4 चौको 4 3 12, 12 चौको 48। इसका एलसीएम 48 आ रहा है, देख रहे हैं। मतलब अगर पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 48 है तो इसका एचसीएफ तो 12 आ रहा है, लेकिन एलसीएम जो आ रहा है 48 आ रहा है, ना कि 72, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है कि लघुत्तम समापवर्तक 72 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। तो एक ऑप्शन बच गया 24, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पेडागोजी बेस्ड है। तो पहले क्या होता था ना, यूपी टेट में भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन पेडागोजी के भी पूछ देते थे। तो वो वही है, ये 2017 का पेपर है तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब तो करंट सिनेरियो में ऐसा है कि पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, केवल कैलकुलेटिव मैथ पूछता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यूपी टेट का जो मैथ होता है ना काफ़ी अच्छा होता है। मतलब इसका जो स्टैंडर्ड होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। सी टेट तो इसके आगे कुछ नहीं है, उसके उसके मैथ तो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। क्योंकि सी टेट में क्या होता है, मोनली जो इम्फेसाइज होता है ना वो पेडागोजी पे होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 × 4 तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है। होता है ना कि स्कूल में क्या होता था कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर कोई भी क्वेश्चन लिख देते थे, कहते थे आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो वही कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने अपने अभ्यास पुस्तिका पर इससे 29 × 4 की जगह 27 × 4 लिख दिया तथा उतारा और नीचे दिए गए और जो नीचे दिया गया है उसके अनुसार उसको हल किया। कैसे हल किया, 27 × 4 इसने क्या किया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 लिख दिया, हासिल 2 आया, 2 को ऊपर लिख दिया। फिर इसने क्या किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 और जो 2 आया उसको लिख दिया 108 बता दिया, ठीक है। मतलब इसने अपने आंसर बुक में ये लिखा, 27 गलती से उतार दिया और 27 में 4 का मल्टीप्लाई करके 108 आंसर निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है, देखिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को क्या 0 अंक देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसका प्रोसेस तो करेक्ट है ना। ये देखिए ना, उसने डिजिट गलती से उतार दिया, हो जाता है। जैसे मैं कभी पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि किसी कोई भी पॉइंट होता है मेरे दिमाग में रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं उस पॉइंट्स की जगह कुछ और पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है मैं 29 की जगह 27 बोल दूँ, ठीक है। बट ऐसा थोड़ी ना, आप अगर पढ़ रहे हो तो आप तो क्वेश्चन में देख रहे हो, सोच रहे हो हाँ टीचर से मिस्टेक हो गया होता है, ऐसे ही बच्चों से भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्या है, उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए। चलिए ये भी तो फिर भी सही है, सतर्क रहने को कहना चाहिए उसको कि आप सतर्क होकर के क्वेश्चन उतारिए, लेकिन 0 अंक फिर भी नहीं देना चाहिए। 0 अंक अगर आप दे दोगे ना तो डिमोरलाइज हो जाएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेगा, कहेगा कि कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का जब मेरे को 0 मिल रहा है तो। तीसरा क्या कह रहा है, कुछ विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। ये भी कुछ हद तक गलत है, ठीक है, कि 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। क्यों देने चाहिए भाई 5 अंक में से 2 अंक,
भाई उसने बस क्वेश्चन में क्या था 29 की जगह 27 ही तो पिक कर लिया, बाकी तो उसका प्रोसेस तो सही है ना। उसको आप क्या, आप एग्जाम में क्या, आप जो क्लास में थे बच्चों से क्या टेस्ट कराना चाहते थे? आप बस ये टेस्ट कराना चाहते थे ना कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चे ने तो मल्टीप्लिकेशन सही किया है, अब वो डिजिट गलत उतार दिया तो हो सकता है कि किसी वजह से उसने गलत पिक कर लिया हो, तो ये भी नहीं है कि उसको आप 5 में से 2 अंक दोगे बाकी काट दोगे, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। कि आप ये देखिए ना कि क्या पता कि आपने अच्छे से जो होगा 9 और 7 में डिफरेंस नहीं कर पा रहा होगा, आप अच्छे से क्वेश्चंस को आपने लिखा नहीं होगा, हो सकता है बच्चे को अच्छे से दिखाई ना दिया हो, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तो बच्चे को ये जानने का प्रयास करना चाहिए बच्चे से कि उसने गलत क्वेश्चन क्यों उतारा, ठीक है, और उसको सही प्रोसेस फॉलो करने के लिए उसको पूरे अंक देने चाहिए टीचर को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पूरे अंक उसको मिलेंगे बच्चे को, 5 अंक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये तो हर बार प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जो होते हैं ना, हर बार यूपी टेट में पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, हर बार ये क्वेश्चन पूछता है। इवन यूपी टेट के हर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एक प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होता ही है। तो ऑलरेडी मैं उस पर एक सीरीज लेके आऊँगा, सारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, उसकी वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ सब जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। अब मैं आपको सिंपल सा फंडा बता दूं कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लाभ कब होता है, जब किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है ना, जब किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य से कम होता है। ठीक है, तब उसमें लाभ होता है। और जब वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा, व्यक्ति को हानि होगा। ठीक है, मतलब लाभ कब होगा, जब उसका क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य से तब लाभ होगा, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से तब हानि होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन से आप देख करके आसानी से बता सकते हैं कि लाभ होगा या उसको हानि होगा। कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। विक्रय मूल्य का 3/2 है, 3/2 का मतलब पता ही होता है 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना है। मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 1.5 गुना है, मतलब ज़्यादा है। यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो यहाँ क्या होगा, डेफिनेटली हानि होगा। तो मतलब इस दोनों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट की हानि हुई। उसको कैसे निकालोगे, देखिए क्या होता है, हानि जब अगर आप निकालोगे, जिसको लॉस बोलते हैं, हानि इक्वल टू क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और बट्टे हमेशा क्रय मूल्य का क्या करोगे, आप नीचे लिखोगे। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, जब भी आपको हानि परसेंटेज निकालना हो तो क्या करोगे, देख लोगे कितना डिफरेंस आ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। ठीक है, डिवाइड कर दोगे कितना, हमेशा क्रय मूल्य से डिवाइड करोगे, चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य से ही डिवाइड करोगे इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए कह रहा था कि क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो अब हम काम करिए, मान लेते हैं कि जो विक्रय मूल्य है वह 1 रुपया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का कितना है, दे रखा है 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 इंटू 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा मैंने, विक्रय मूल्य मैंने मान लिया 1 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य का है 3/2 है, तो मैंने लिख दिया 3/2 इंटू 1 इक्वल टू 3/2 हो गया। अब यहाँ पे आप कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे करेंगे, इसमें रख देंगे फार्मूले में। तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 3/2 माइनस विक्रय मूल्य 1 रुपया था, बट्टे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ऊपर अगर माइनस करोगे कितना हो जाएगा 1/2 पूरे का बट्टे 3/2 इंटू 100। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे वाले को जब ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, 3/2 का 2/3 हो जाएगा इंटू 100। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/3। 100/3 का मतलब क्या हुआ, 100 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 1 3 3 के 9 1। ठीक है, मतलब 33 सही 1/3%, मतलब इतने परसेंट की हानि होगी। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 33 सही 1/3% की हानि होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है कि हानि का परसेंटेज कैसे निकालोगे, जितना भी डिफरेंस आ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, ठीक है, उसको डिवाइड कर दोगे, हमेशा क्रय मूल्य से डिवाइड करोगे, याद रखना है, चाहे लाभ हो या हानि हो, क्रय मूल्य से डिवाइड करोगे इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का जो कुल क्षेत्रफल है ना 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उस छत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि कमरा कैसा होता है, क्यूबाइड होता है, घनाभ के आकार का होता है कमरा। ठीक है, कमरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है। घनाभ ऐसे होता है, आप अगर शेप देखोगे तो इस टाइप का घनाभ होता है। कमरा भी तो आप देखोगे तो ऐसे ही होता है ना कमरा, इसमें आप बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल हमको दे रखा है 660 मीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई भी दे रखी है, उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कमरा जो होता है, कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्या होता है, 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये आपको याद रखना है, यह फार्मूला आपको याद होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 टाइम्स ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देख लीजिए, हमको ये दे रखा है 660 मीटर स्क्वायर तथा दे रखा है लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई क्या दे रखा है, उसकी चौड़ाई की कितनी है, दुगनी है। यहाँ पे एल क्या था, लंबाई थी, बी चौड़ाई है, ऊंचाई है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो दे रखा पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला पॉइंट कि लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, और क्या दे रखा है, कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है। जो कमरे की ऊंचाई है वो 11 मीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या दे रखा है कमरे का, 660 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो क्षेत्रफल था ये क्या दे रखा है, 660 मीटर स्क्वायर। अब इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, कमरे का क्षेत्रफल 660 दे रखा है, फार्मूला क्या है, 2 टाइम्स लंबाई कितनी दे रखी है, 2b, तो इसको 2b लिख दीजिए प्लस b। ठीक है, एल की जगह हमने 2b रख दिया यहाँ से, प्लस b इंटू हाइट दे रखा है 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 11 से कटेगा, ये कितनी बार में, 60 बार में। फिर ये 2 से 60 कितनी बार में कटेगा, 30 बार में, मतलब, और 30 इक्वल टू आ गया 2b प्लस बी इक्वल टू 3b। मतलब b जो आ गया आपका 30/3, ये हो जाएगा 10। मतलब b की वैल्यू 10 आ गई। जब b की वैल्यू 10 आ गई तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू 2b इक्वल टू 2 इंटू 10, कितना आ जाएगा 20। एल हमारा 20 आ गया, बी हमारा 10 हो गया, एच दे रखा है कितना, 11। ठीक है, ये 3 चीज़ें निकल गई। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। अब एक बात बताइए, आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे की अगर छत को आप ध्यान से देखेंगे, कमरे का छत तो ऐसे ही है ना, कमरे की छत में क्या है, कमरे की छत में कोई ऊंचाई है नहीं है, कमरे की छत में क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है। कलर चेंज कर देता हूँ, कमरे की छत में क्या है, लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। कमरे का क्षेत्रफल जो सेम होगा जो ज़मीन का होगा, जो फर्श है ना, फर्श को देखिए, चलिए कमरे का छत भूल जाइए, जैसा छत है वैसा ही तो फर्श होता है ना। तो फर्श को देख लीजिए, फर्श में क्या होती है, फर्श में क्या होगा आपका, एक लंबाई होगी और एक क्या होगी, एक चौड़ाई होगी। ठीक है, 2 चीज़ें होंगी। तो हमारे पास देख लीजिए कमरे के जो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा, कमरे के जो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हम निकाल लिए थे, लंबाई कितनी आई थी 20, चौड़ाई कितनी आई थी हमारे पास 10, तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमारे जो कमरे के छत का जो क्षेत्रफल आएगा वो 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं तो ऑप्शन में ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बस आपको एक फार्मूला याद होनी चाहिए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बस आपको ये फार्मूला याद है, आप ये क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है। ठीक है, ये देख ध्यान रखिए, 3 या 4 है प्रत्येक अंक, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। इसको हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है। सब में आपको दिख रहा है, इसमें भी केवल 3 है, इसमें भी केवल 4 है, इसमें भी केवल 4, इसमें भी केवल 4 है। ठीक है, मतलब ये तो सारे कंडीशन सही हो रहे हैं। यह कह रहा है कि यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट कर देगा, संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि 3 की डिविजिबिलिटी मैंने कई बार बता चुका, कैसे चेक करते हैं कि सारे डिजिट का सम करिए, सारे डिजिट को जोड़ दीजिए, अगर वो डिजिट का जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड होता है तो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। इसमें देख लेते हैं, ये क्या है, 3 3 6 3 9, क्या 9 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ठीक है, जो 9 है वो 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो
ये आपका हो सकता है। ठीक, अभी मैं बता सकता हूँ हो सकता है, क्योंकि मैंने 4 से अभी चेक नहीं किया ना, पहले 3 से चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, एक ये हो सकता है, ये 4 4 8 4 12, ये भी 3 से डिवाइड है तो ये भी हो सकता है। 4 4 8, ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। ये देख लेते हैं, 4 4 8 4 12 4 16, 16 क्या है 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आपके पास केवल बच गया 333 और 444। अब दूसरा नंबर काम आएगा कि 4, 3 से तो हमने देख लिया कि ये जो डिविजिबल है ये भी डिविजिबल है। ठीक, अब 4 से देख लीजिए कि 4 से कौन सा डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं बता दूं, 4 के लिए बस क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है ना उसको देख लीजिए बस, कि अगर वो डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। इसको देखिए, ये यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है, ये 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, ये 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब 444 जो है ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस जो क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उनसे हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखा। तो एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन की जो टेक्निक है उसको प्रैक्टिस करिए, आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा सोल्यूशन नहीं पता है तब भी आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना जो है, बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो तथा दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है। इसको एक एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से जरूरी है कि हम एक एक इक्वेशन बनाते चलते हैं। क्या जो कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि बड़ी संख्या x है और जो छोटी संख्या है वो क्या है, y है। हमने मान लिया कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे। कैसे, कह रहा है कि दो संख्या में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बड़ी संख्या क्या है x, इसका दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या है y, इसका 5 गुने से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन बन गया 2x माइनस 5y इक्वल टू 3। ये एक हमारा इक्वेशन बन गया। कैसे बना, कह रहा है कि बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। ये हमने इक्वेशन बना लिया और हमने एक इक्वेशन बना दी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। कह रहे हैं बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या क्या है y, तो छोटी संख्या का 3 गुना का जो योग है वो 71 है, 71 है। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडीशन होगा। क्या दिया है, बड़ी संख्या का 4 गुना छोटी संख्या के 3 गुना का जो योग है, योग मतलब सम, वो है 71। तो हमारा ये हो गया, एक इक्वेशन बन गया। पूछ रहा है संख्याएं। अब देखिए, हमने संख्या मानी एक्स और वाई, हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। दो इक्वेशन कौन से बने हमारे यहाँ पे, एक इक्वेशन बना 2x माइनस 5 इक्वल टू 3, दूसरा क्या बना 4x प्लस 3y इक्वल टू 71। हम दोनों को सॉल्व कर लीजिए। दोनों को सॉल्व करने के लिए कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले में इक्वेशन 1 में इसको देखिए, यहाँ 4x है, यहाँ पे भी यहाँ 2x है, ये इसको कैंसिल, इसको बराबर करने के लिए इसको भी अगर हम 4x बनाना है तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 दूनी के 4x माइनस 10y इक्वल टू 2 3 6। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर बराबर नहीं होता तो उनको बराबर करने के लिए एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे बराबर करने के लिए 4x था तो इसको भी 4x करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस दोनों में 4x है, इसको कैंसिल करना है मुझे 4x, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो कैसे करते हैं, ये माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे कितना होगा, 11 में 6 जाए 5 और यहाँ हो जाएगा 65। तो y इक्वल टू 5, 13 5 65। तो y की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। मान लेते पहला इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 5y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू 5 है तो रख दीजिए 2x माइनस 5 गुणे 5 इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 25 इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 28, x इक्वल टू हो जाएगा 14। मतलब x की वैल्यू 14 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में, x इक्वल टू 14, y इक्वल टू 5, हमें संख्या यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो
काफ़ी मतलब थोड़ा लंबा हो गया, लंबा इस वजह से हो गया क्योंकि आपको वहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ा है, ठीक है। बस बाकी जी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आपको सिंपल सा लेट करना है कि एक संख्या एक्स है दूसरी वाई है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे इक्वेशन बनाना है और आपको सॉल्व कर देना है, आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, ठीक है। मतलब सेल्फ टॉट मैथमेटिकल जीनियस जो थे 20th सेंचुरी के, वो कौन थे ये सबको पता होगा, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। तो ये थे श्रीनिवास रामानुजन, काफ़ी टैलेंटेड इंसान थे, मतलब एक मैथमेटिशियन थे। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, ये काफ़ी कम एज में इनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है। कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं और एक एक ऑप्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी अब ऑप्शन करेक्ट कर पाओगे। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। अगर आपको साहब का मतलब नहीं पता है, केवल आपको एक मतलब पता है, ठीक है, एक केवल अगर इसमें से आपको एक पता है तो उससे आप पूरा आंसर आप निकाल सकते हो, बाकी अगर नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ माध्यक। माध्यक आपने सुना होगा, ठीक है। माध्यक क्या होता है कि एक लाइन है, ठीक है, इस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं माध्यक, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, मीडियन जिसको बोलते हैं माध्यक। माध्यक क्या होता है, एक लाइन है, इस पर कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग और आरोही या अवरोही क्रम में अगर सजे हुए हैं तो इनका जो मिडिल पॉइंट होगा ना, ये आपका माध्यक होगा। अब एक बात बताइए, नंबर मान लीजिए अवरोही क्रम में लिखा, मान लीजिए 10 है, 9 है, 8 है, ऐसे करके 1 तक नंबर है, इसका कुछ मीडियन है, ठीक है, इसका कुछ एक मीडियन होगा, लेट से मान लेते हैं 5 है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि इसके छोर से अगर एक नंबर हटा भी दोगे तो क्या ये मीडियन चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होता, मीडियन तो कभी चेंज ही नहीं होता है ना। अगर वो नंबर सॉर्टेड है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही अवरोही क्रम में सुसज्जित हैं, तो उनके आखिरी छोरों से अगर नंबर आप हटा दोगे ना तो उसका मीडियन कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मध्य बिंदु उसका कभी चेंज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो हमको पता चल गया कि इस केंद्रीय प्रवृत्ति में से ना माध्यक जो होगा वो कभी प्रभावित नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ माध्यक है वो सबको हटा दीजिए, इसमें माध्यक ये भी हटा दीजिए, इसमें माध्यक ये भी हटा दीजिए, इसमें माध्यक ये भी हटा दीजिए, बस एक ऑप्शन आपका बच गया, माध्य और बहुलक। देख रहे हैं, आपको नहीं पता है माध्य बहुलक क्या होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको बस ये पता था मीडियन, ये बेसिक चीज़ है, सबको पता होगा। हम सभी लोग आपस में बात करते हैं कि मीडियन क्या होगा, कोई लाइन है उसका मिडिल पॉइंट जो होगा वो मीडियन होता है, बशर्ते वो नंबर जो होने चाहिए वहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर आखिरी छोरों से कोई नंबर अगर आप हटा देते हो तो उसका मीडियन चेंज नहीं होता है, तो मतलब माध्यक जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है, तो जो बच गया वो आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।